हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स में टू टाइप्स हैं, मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। इनको पढ़ने के बाद हम कुछ टर्म्स करेंगे लाइक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी और देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। फिर हम इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान भी है, ध्यान से देखना और पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंडक्टर से। हाँ जी, कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मटेरियल जो अपने में से करंट को पास होने देते हैं। द मटेरियल विच या द सब्सटेंसेस विच अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी और करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। उनको हम कंडक्टर कहते हैं। मीन्स ये वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं, विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। उनको हम क्या देते हैं, कंडक्टर्स। और जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उनको हम क्या देते हैं, इंसुलेटर्स। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उनको हम क्या देते हैं, सेमी कंडक्टर, जो हमने सॉलिड स्टेट में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा भी था। तो बेसिकली कंडक्टर्स टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? फर्स्ट वन इज मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स नाम से पता चल रहा है मेटल से बने होंगे, मेटल होंगे ये एक टाइप के। और इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर अगर करंट पास होगा तब वो होता है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मींस इलेक्ट्रॉन जब मूव करे मेटल के अंदर एक फिक्स डायरेक्शन में। याद रखना, वैसे कोई मेटल की चीज है, उसे हाथ लगाएंगे करंट नहीं लगेगा, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर भी मूव कर रहे हैं, बट वो एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहे। अगर मैं ये छोटे से पीस की बात करूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, मतलब एक रैंडम डायरेक्शन है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है चार्ज कैरियर्स की। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज कैरियर, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स। तो जब हम क्या करते हैं, इस मेटल को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ, ये टर्मिनल नेगेटिव बन गया, ये टर्मिनल पॉजिटिव बन गया, तब इनकी जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगी, एक डायरेक्शन में हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और क्या हो जाएगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा उस मेटल में से। तो ध्यान रखना, जब तक हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, एक्सटर्नल सोर्स यूज नहीं करते, वो कंडक्टर नहीं बनेगा। तो क्या होगा, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होती है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इज ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सेकेंड, जब भी मेटालिक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो सब्सटेंस को टूटने की कोई नीड नहीं है, डिसोसिएट होने की कोई नीड नहीं है, ना ही वो आयनाइज होगा। कंडक्ट्स या कंडक्टेंस इज विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। डिकम्पोजिशन का मतलब है सब्सटेंस टूट जाए आयंस के अंदर। इसके अंदर आयंस की वजह से तो होती नहीं इलेक्ट्रिसिटी, किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फिर
मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो भी तब जब एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर वो मूव करे। तो ये होते हैं मेटालिक कंडक्टर, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो और जिनके अंदर कोई डिकम्पोजिशन सब्सटेंस ना टूटे। ओके, हाँ जी। अब देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटालिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फर्स्ट फैक्टर्स में हम पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स स्ट्रक्चर। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल जो वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो लूजली हेल्ड होंगे उस मेटल एटम के अंदर, मतलब वो इजिली मूव कर सके, जिनपे न्यूक्लियस का ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन है वो इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस कम होगी। लेकिन अगर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ उस पर्टिकुलर मेटल एटम के अंदर कम है, तो वो इजिली मूव करेंगे और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। सेकंड है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर मेटल एटम। एक मेटल एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए, इसमें कंडक्टिविटी होनी किसकी वजह से है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन, तो वो जितने ज्यादा होंगे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम, हायर विल बी द कंडक्टेंस। थर्ड फैक्टर है जो आप पढ़ चुके हो, टेम्परेचर। हाँ जी, वैसे तो एक फिनोमिना हमारे माइंड में ये आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए मेटल्स की। क्यों? ताकि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो होती है 3/2 kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन और फास्टली दौड़े। एक लॉजिक तो ये हो सकता है। अगर ये लगाते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होनी चाहिए टेम्परेचर से, क्योंकि जितनी फास्टली वो मूव करेंगे उतनी जल्दी वो कैथोड और एनोड की तरफ जाएंगे और उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। लेकिन यहां पे वो फिनोमिना या लॉजिक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, नो डाउट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कि उनकी स्पीड बढ़े, लेकिन उसी टाइम पे जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं, जिनको हम कहते हैं कर्नल्स, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे आयरन का, Fe+2, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े होंगे, नेक्स्ट Fe+2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े होंगे जो इसने लॉस किए। एक लॉस करता है, दूसरा गेन, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस एंड से चले दूसरे एंड तक चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर एनर्जी गेन कर सकते हैं। इसीलिए जब आप लोहे की एक लंबी रोड को एक सिरे से गर्म करोगे, एक एंड से गर्म करोगे, तो उस एंड पे एनर्जी गेन करके किस साइड चला जाएगा, दूसरे एंड पे जो कोल्ड है उस साइड जाके एनर्जी लॉस करके उसको भी गर्म कर देगा। हाँ जी, तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर का इफेक्ट, इसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे रास्ते में कौन बैठे हैं, पॉजिटिव मेटल आयन, इनको कहते हैं कर्नल्स। ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे, मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या करेंगे, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, स्टॉपेज कर देंगे उसके रास्ते में। तो उससे क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी बढ़ने की बजाय। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। क्यों होती है? बिकॉज पॉजिटिव मेटल आयंस कर्नल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, सो दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। किस वर्ड से बना हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, या तो वो क्या होगा, एक्वस होगा, या अपनी मोल्टन स्टेट में होगा। ओके,
तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होती है ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बना, कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। अब फ्री आयंस तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से तभी बनेंगे अगर वो डीकंपोज होगा, आयोनाइज होगा या डिसोसिएट होगा। तो कंडक्टेंस इज ड्यू टू डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन वर्ड लिख लो, और आयोनाइजेशन लिख लो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जब डीकंपोज होगा और कब होते हैं, इन इट्स एक्वस और मोल्टन स्टेट। जब हम इसको एक्वस या मोल्टन स्टेट में लेते हैं ना किसी इलेक्ट्रोलाइट को, और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो टूट जाएगा, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस होती है उसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं। एक बीकर के अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, जब तक मैंने इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो ये मेटल रोड्स हैं, और जब कनेक्ट कर दूंगा इलेक्ट्रोड बन जाएंगे। हाँ जी, हमने क्या किया, मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, मोल्टन NaCl। तो यहां इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड नेगेटिव, मींस इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। अब सॉल्यूशन में मोल्टन है तो Na पॉजिटिव पड़ा और Cl नेगेटिव पड़ा, तो Cl नेगेटिव किस साइड मूव होना शुरू हो जाएगा, इस तरफ, और Na पॉजिटिव किस साइड मूव होना शुरू हो जाएगा, इस तरफ। एनोड कौन है, जिसकी तरफ एनायन आ रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है, इस पे ऑक्सीडेशन होती है, इस पे रिडक्शन होती है, सब आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में करवा चुका हूं डिटेल में। तो मोल्टन NaCl की जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का। ध्यान दीजिए, यहां पे करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरफ से हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव है, ये यहां पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन कर रहे हैं, Na पॉजिटिव। इनर सर्किट तो इनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से पूरा हो रहा है, और आउटर सर्किट में हमने वायर लगा रखी है, तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना, इस तरफ से, इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। एक्सटर्नल सोर्स में वायर में करंट जा रहा है, इनर सर्किट में आयंस की वजह से, क्योंकि आयंस एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक एनोड की तरफ है, एक कैथोड की तरफ। तो ये था एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का। कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली इसके 3 टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं, एसिड, बेस एंड इट्स सॉल्ट, और उन दोनों के सॉल्ट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो वो किसके अंदर आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HCl, HNO3, H2SO4। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर KOH, NaOH, और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के अंदर NaCl, KCl, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक, एक बात और, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली टूट जाते हैं। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं ना, इसकी बात करूं तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं दिखेगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होता है, 1 होता है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली टूटते हैं, ये वापस नहीं जुड़ते, अल्फा इनका अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, इनका अल्फा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। एग्जाम्पल वीक एसिड, वीक एसिड में हम रख सकते हैं HCN को, एसिटिक एसिड, हाँ जी, कार्बोनिक एसिड H2CO3। वीक बेस की बात करें, वीक बेस की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये भी वीक बेस है। वीक सॉल्ट की बात करें, जो इनसे मिलके बना हो, इसको NH4Cl कह दो, ये वीक है, और CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, ये भी वीक सॉल्ट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ये होंगे जिनका अल्फा लेस देन 1 होता है, जो कंप्लीटली नहीं टूटते। जब भी आप इसकी डिसोसिएशन दिखाओगे ना एसिटिक एसिड की, तो आपको बीच में इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा, मतलब चांसेस हैं कि ये वापस कंबाइन हो सकती है। +1 में कर चुके हो आप, इनके चांसेस है कि ये वापस कंबाइन हो सकता है, मतलब अल्फा इनका क्या है, लेस देन 1 है। अब देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को, जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक, देखिए पहले हमने फैक्टर करे थे मेटालिक कंडक्टर के, अब हम फैक्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। तो इनमें से फर्स्ट फैक्टर बात करते हैं हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे होता है ना नेचर ऑफ मेटल, वैसे ही है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी पढ़ा हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली टूट जाते हैं, अल्फा 1 होते हैं, तो उनकी कंडक्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने ज्यादा टूटेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, और इनमें कंडक्टेंस होती किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्री आयंस। तो जितने ज्यादा आयंस है उतने ज्यादा ही वो मूव करेंगे और उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कम होगी, क्यों, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं हो पाते। तो नेचर के अंदर आपको ये लिखना है। सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बाद सीधा हम पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। मेटालिक कंडक्टर में तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस डिक्रीज हुई थी, लेकिन यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं देन कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यहां पे वो फिनोमिना लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आयंस फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे और उतनी ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी। ध्यान रखना है ये पॉइंट्स अच्छे से। हाँ जी, टेम्परेचर के बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखिए इलेक्ट्रोलाइट का या तो मोल्टन फॉर्म लेनी है, तब तो चलो सॉल्वेंट का कोई रोल ही नहीं होगा। अगर एक्वस फॉर्म ले रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइट किसका काम करेगा, सोल्यूट का, और वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। तो वही हम कह रहे हैं, अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर हो, अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर हो तो वो हेल्प करेगा सॉल्यूट को टूटने में। वाटर की इस प्रॉपर्टी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब हम वाटर के अंदर कोई एक आयनिक सब्सटेंस डालते हैं तो वो आयंस के अंदर टूट जाता है और उसके आयन दूर दूर हो जाते हैं। वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा हमारा सॉल्वेंट पोलर होगा उतनी ही जल्दी वो सॉल्यूट को या इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ेगा। जितनी जल्दी तोड़ेगा उतनी जल्दी आयन बनेगी और उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी। तो अगर हमें ज्यादा कंडक्टेंस चाहिए तो हमें सॉल्वेंट क्या चाहिए, पोलर। और सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है, फ्रिक्शन कितना है उसके अंदर। फ्रिक्शन वर्ड तो सॉलिड के लिए होता है, बट वही वर्ड अगर मुझे लिक्विड में लाना है तो या गैसेस में लाना है तो वर्ड आ जाता है विस्कोसिटी। तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। दूसरी बात है लेस विस्कस होना चाहिए, फ्रिक्शन उसके अंदर कम होना चाहिए, तभी तो आसानी से आयंस मूव कर सकेंगे। तो ज्यादा कंडक्टेंस चाहिए तो सॉल्वेंट पोलर लो और लेस विस्कस लो।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये होता है गाढ़ापन, कि हमारा लिक्विड कितना गाढ़ा है भाई। अगर जो सॉल्यूशन है, जब हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अपने उसके एक्वस सॉल्यूशन ले लिया इलेक्ट्रोलाइट का, तब भी अगर वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है बहुत ज्यादा, तो आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे उसके अंदर इजीली, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब आपको अगर कंडक्टेंस इंक्रीज करनी है तो सॉल्यूशन क्या लेना है, डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। दोनों की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। हालांकि ये तो पहले ही टूट चुका है सारा, इसका अल्फा तो पहले ही 1 है, तो इसकी कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी फिर, क्योंकि जैसे ही डाइल्यूशन लेंगे, गाढ़ापन कम करेंगे, उसको आयंस को मूव करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सेकंड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की फिर क्यों इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने से, क्यों, क्योंकि उसकी फिर अल्फा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, वो ज्यादा टूटने लग जाता है। रीजन अलग है, टारगेट सेम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब जब पानी डालते जा रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर दो, डाइल्यूशन इंक्रीज होता है। डाइल्यूशन इंक्रीज का मतलब पानी ऐड कर रहे हो, जैसे दूध ही करते हैं, दूध में पानी ठोक ठोक के उसको डाइल्यूट कर देते हैं। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी भी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है डाइल्यूशन करने से। रीजन अलग है, क्यों, क्योंकि टूट तो ये पहले ही चुका है। अब ये नहीं कह सकते कि ज्यादा नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होंगे, तो पहले ही सारा टूट चुका है। आयंस फास्ट ही मूव करने लग जाएंगे, ये बताओगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन से। रीजन क्या बताओगे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को। सीक्वेंस वाइज करना है इनको। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा रह गया, वो है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड। हम मान लेते हैं कहीं पे पॉजिटिव आयन कोई Mg2 पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और किसी एक दूसरे सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहा है। याद रखना, ये मैं मोल्टन स्टेट के अंदर बात कर रहा हूं। अगर उसकी मोल्टन स्टेट अगर एक्वस हुई तो रिजल्ट दूसरा हो जाता है भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो साइज किसका ग्रेटर है, कैल्शियम का। एक ही ग्रुप में है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कैल्शियम नीचे आता है, मैग्नीशियम ऊपर आता है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव का साइज ग्रेटर है और Mg2 पॉजिटिव का साइज कम है। जितना ये ग्रेटर है उतनी ही इसकी स्पीड क्या होगी, कम, और कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी, कम। साइज इसका स्मॉल है और कंडक्टेंस या स्पीड इसकी ज्यादा है, तो कंडक्टेंस इसकी ज्यादा है Mg2 पॉजिटिव की। अपोजिट है अगर मोल्टन स्टेट है तो, लेकिन अगर एक्वस है तो रिजल्ट चेंज हो जाता है, वो आपको यहां नहीं करना। तो मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को पढ़ने के बाद अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इनका डिफरेंस। देखिए, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस होती है, कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से होती है मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। सेकेंड, टेम्परेचर की वजह से इसकी कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। और इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, क्योंकि स्पीड इंक्रीज होती है आयन की। अगर मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस कहीं आए तो वो आती है ड्यू टू कर्नल्स। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ कर्नल्स। और इसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है वो होती है सोल्यूट और सोल्यूट की आपस की अट्रैक्शन। मतलब कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो सोल्यूट सोल्यूट के नजदीक होगा,
सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन की वजह से उसके आयन फ्री नहीं हो पाएंगे, इसलिए मूव नहीं कर पाएंगे। या सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, सोलवेंट के साथ उसकी बड़ी अट्रैक्शन हो जाए तब भी वो मूव नहीं कर पाएगा। तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन ये भी एक रीजन हो सकता है, और सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन ये भी एक रीजन हो सकता है उसकी रेजिस्टेंस का, जब वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के लिए। तो ये बेसिक 3 डिफरेंस है। और हम कर सकते हैं फोर्थ, इसके अंदर कोई डीकंपोजिशन नहीं होती, विदाउट डीकंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस टूटने की कोई नीड नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में जब तक वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस के अंदर टूटेगा नहीं तब तक उसके अंदर कंडक्टेंस नहीं होगी। इसके अंदर क्या होता है, विथ डीकंपोजिशन या आयोनाइजेशन। हाँ जी, अब देखिए मेटालिक कंडक्टर में कंडक्टेंस होती है ओनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। वो मेटल रोड के अंदर ही है, एक जगह से बस दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, मतलब मैटर। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन का जो मास है अपन नेग्लिजिबल ही तो मानते हैं। अब जब मास ही नहीं मूव कर रहा तो मतलब मैटर नहीं मूव कर रहा। लेकिन इसके अंदर कौन मूव करता है, आयंस। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव, भाई उसका मास होगा 23 ग्राम Na का है, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ही निकाला तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 23 ग्राम एक Na पॉजिटिव का है। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है, नो मैटर एक्सचेंज। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मैटर एक्सचेंज होता है भाई, क्योंकि आयंस मूव कर रहे हैं मतलब मैटर एक्सचेंज। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, जिनमें फर्स्ट है रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या सिंपल रेजिस्टेंस भी लिख सकते हो, आर से डिनोट करेंगे। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी कंडक्टर्स के अंदर, जब किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर I करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तब जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है R, वो कैसे गिवन होती है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर करंट फ्लो करता है I। प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटा के हम लगा देते हैं R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या सिंपल रेजिस्टेंस। तो R क्या बन जाएगा, V बाय I रेजिस्टेंस। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो कॉमन यूनिट्स हैं वो है ओम्स और ओमिक, सॉरी ये सिंबल है इसका ओम का, ऐसे भी लिख सकते हो। एसआई यूनिट्स की बात करें अगर, ध्यान देना, एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस V बाय I। V यहां पे है वोल्टेज, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, +1 में आता है फिजिक्स में, वर्क बाय चार्ज, और 1 बाय I को मैंने इधर लिख लिया। अब जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय चार्ज का होता है I इंटू T, और यहां पे एक I ऑलरेडी पहले से R के और आगे F का फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन I स्क्वायर इनटू T, ये स्क्वायर कर दिया हमने। तो ऐसे यूनिट्स आगे क्या बन जाएंगे, ध्यान दीजिए, मास के किलोग्राम, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लेंथ के मीटर, करंट के क्या बन जाएंगे, एम्पियर स्क्वायर है तो एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड। तो ये बन गया किलोग्राम
आगे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, सेकंड ऊपर जाके -3 और ये ऊपर जाके -2। हालांकि ये होते 1 ओम के इक्वल ही है, तो ये यूनिट्स भी लिख सकते हो और ओम भी लिख सकते हो। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को फ्लो करने से अपोज करती है। इट इज द अपोज टू फ्लो द करंट, करंट को फ्लो करने से रोके। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो वोल्टेज अप्लाइड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट फ्लोस। तो वहां से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर, आर क्या आ जाएगा हमारा V बाय आई, और उसके यूनिट्स क्या बनते हैं, ओम या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। आगे देखिए, रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है कंडक्टेंस। सेकंड टर्म की बात करें, कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे G से, कुछ बुक्स में C से भी डिनोट करें। C से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि कई बार कंसंट्रेशन को भी C से लिख देते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। या फिर कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर में से करंट कितनी आसानी से फ्लो करेगा, वो ईज क्या होती है, कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में फर्क है भाई, यहां कोई प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल नहीं आएगा लेकिन वहां कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। हाँ जी, यूनिट्स क्या बनेंगे, ओम इनवर्स और मोहोज और साइमंस। साइमंस को सिंपली एस भी लिख देते हैं। ओम इनवर्स और साइमन एक बात है, मतलब इसकी पावर प्लस तो इसकी माइनस, एक ही बात है। हाँ जी, आगे हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। डिनोट करते हैं रो से। तो जब भी हम कोई कंडक्टर लेते हैं उसके अंदर कितनी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर की लेंथ के। अगर कोई वायर बहुत ज्यादा लेंथी है तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, और अगर कोई वायर बहुत ज्यादा मोटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। मतलब आपको ज्यादा करंट चाहिए, ज्यादा करंट आपको नीड है किसी चीज में से, तो आपको क्या करना है, मोटी तार यूज करनी है और छोटी भी यूज करनी है। लेंथ कम रखनी है, एरिया बढ़ाना है, तो क्या होगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाते हैं तो आ जाता है रो L बाय A। रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रो क्या बना यहां से, R A बाय L, ये इधर चला गया। अब हम क्या करें, एरिया मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो मतलब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, क्या बना 1 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इंप्लाइज रो विल बी इक्वल टू आर, आर की इक्वल आ जाएगी। मतलब रेजिस्टिविटी को हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, कब, when length of the conductor is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। तो हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। So resistivity is the resistance of a conductor having length equal to 1 centimeter and area of cross section is equal to 1 centimeter square, that is वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स की बात करें, यहीं से यूनिट्स बनाएंगे इस फॉर्मूला से। क्या यूनिट्स बनने चाहिए, देखिए इसके ओम,
एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ सेंटीमीटर, कट गया, क्या बना? ओम सेंटीमीटर। कोई इनवर्स नहीं आएगा, याद रखना। रजिस्टिविटी के यूनिट्स है ओम सेंटीमीटर। रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अगर यहां कंडक्टेंस आया स्पेसिफिक के साथ तो वहां बन जाएगा कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी डिनोट करते हैं हम काप्पा से। क्या बोलते हैं इसको? काप्पा। हाँ जी, क्या होता है ये? रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या था? अभी हमने किया आर ए बाई एल, तो आर तो नीचे आएगा और ए बाई एल क्या बन जाएगा? एल बाय ए। 1 बाय आर क्या था? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस जी, और एल बाय ए याद रखना ये होता है सेल कांस्टेंट। जिस सेल के अंदर आप मेजर करोगे ना उसका जो होता है कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। इसको डिनोट करते हैं जी स्टार से। तो कप्पा क्या आ गया? जी इंटू जी स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और याद रखना न्यूमेरिकल जब मैं करवाऊंगा, सेल कांस्टेंट एक सेल का किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ उस सेल की लेंथ पे और उस सेल के एरिया पे। आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेते हो NaCl, आपने इलेक्ट्रिसिटी चेक करी, कंडक्टेंस चेक करी, आपने वो गिरा दिया, फिर इलेक्ट्रोलाइट वापस बाहर निकाल दिया, फिर आपने KCl ले लिया। ये चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट लाखों बदल लो इसके अंदर, कितने ही सॉल्यूशन ले लो इसके अंदर, ये नहीं चेंज होने वाला। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उस लेंथ, उस मान लो ये एक हमारी सेल है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल करके चेक करना है, तो इसकी लेंथ भी सेम रहनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहना है। आप कोई मर्जी इलेक्ट्रोलाइट लेते रहो। तो सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ लेंथ पे और एरिया पे। अगर मैं सिर्फ इसके यूनिट्स की बात करूं सेल कांस्टेंट के, तो सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाता है कई बार पेपर में कि सेल कांस्टेंट के यूनिट्स बता दो, सेंटीमीटर इनवर्स। SI यूनिट की बात करनी है, मीटर इनवर्स। ओके, हाँ जी। इसके यूनिट्स की बात करते हैं कप्पा के। एक यूनिट करने से पहले ना, चलो पहले यूनिट्स ही कर लेते हैं। इसके ओम, लेंथ के सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बना? ओम इनवर्स, ये ऊपर जाके -2 प्लस कट गया, सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या लिखते हैं? साइमन। तो क्या बना? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर SI यूनिट्स लेने हो तो साइमन मीटर इनवर्स ले सकते हो। हाँ जी। अब एक स्पेशल केस देखिए जब हमने इसकी डेफिनेशन बनानी है। एक डेफिनेशन तो ये होगी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो कप्पा क्या आया हमारे पास? 1 बाय आर इंटू एल बाय ए आया। इसको हम G लिख सकते हैं, इसको मैं L बाय ए ही रहने देता हूं। अगर हम लेंथ यूज करें 1 सेंटीमीटर, एरिया यूज करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और वो किसके इक्वल होता है? 1 मिलीलीटर के, 1 मिलीलीटर। तो कप्पा क्या बन जाएगा? G के इक्वल आ जाएगा। ये 1 पुट कर दिया। मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक टाइप की कंडक्टेंस ही है, लेकिन कब? जब उसका वॉल्यूम कितना दिया है। अरे मैं इस पे इतना मारकर घिसा रहा हूं तो मतलब इसका कोई मीनिंग है? क्या मीनिंग है? जब वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब से फालतू वॉल्यूम हुआ तब ये G नहीं लिख सकते आप उसको। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बनी है। इट इज डिफाइंड एज, मतलब कप्पा इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस of an electrolyte
हैविंग वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रख लेना, अगर ये चेंज तो कापा को ची नहीं आप बोल सकते। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मान लीजिए आप इस बीकर के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने वॉल्यूम ले लिया। कितना वॉल्यूम माना मैंने? 10 सेंटीमीटर क्यूब। मैं सिर्फ ये कोने की बात करूं और इसको कह देता हूं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है इतने इतने के, तो इसके अंदर जितने आयन्स होंगे, कैटायन, एनायन, कैटायन, एनायन, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस उसको कापा कहते हैं। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है कितने आयन्स हैं, समझ गए? डाइल्यूशन का केस करवाऊंगा, बाकी सारे इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, लेकिन ये पुट्ठे लक्षण करेगा, ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयन्स हैं उन पे डिपेंड करता है। डाइल्यूशन से ये आयन दूर दूर फैल जाएंगे क्योंकि पानी ऐड कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो आयन कम हो गए ना, तो कापा क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, बाकी सारे इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, कापा हमने पढ़ लिया। कापा के लिए खास बात याद रखनी है कि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट का 1 सेंटीमीटर क्यूब। फिफ्थ हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या करना है आपने, एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा दें और इस तरीके से लगानी है कि उनके बीच का जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है हमने, इसके बाहर भी है लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ किस इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है जो इन दोनों के अंदर है, इतना ही। और वॉल्यूम कितना लेना है? 20 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लेना, फिर तो वो कापा बन जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब और एरिया इतना लेना है। लेंथ तो 1 सेंटीमीटर, ऊपर बढ़ाते जाओ तब तक कि सारा का सारा सॉल्यूशन इनके बीच में आ जाए। मतलब ये बाहर इलेक्ट्रोलाइट होना ही नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, फिर बीकर पूरा पूरा ही लेके चलना है ऐसे, उसके बाहर इलेक्ट्रोलाइट हो ही ना, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ उसके अंदर हो, 2 इलेक्ट्रोड के 2 प्लेट के अंदर हो। फिर हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। हाँ जी, अब जो कंडक्टेंस होगी, जब वॉल्यूम आपने क्या लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी ली 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना लिया, इतना लिया कि सारा इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ही आ गया। और अमाउंट कितना लिया इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि सोल्यूशन बनाना है ना, तो सोल्यूट का वजन तो लेना पड़ेगा आपको, अमाउंट तो लेना पड़ेगा। अमाउंट आपको लेना है, अगर ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा ई क्यूब, तो अमाउंट आपको लेना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट taken in V centimeter cube of solution when distance between electrodes is 1 centimeter and area is so large that whole solution is contained in it, कि उसके अंदर ही आ जाए, एरिया इतना नहीं है, तब जो कंडक्टेंस होगी हम उसको कह देते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। देखिए भाई रिलेशन फाइंड आउट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट और कापा के अंदर। कापा क्या होती है, एक टाइप की कंडक्टेंस जब वॉल्यूम कितना हो इलेक्ट्रोलाइट का 1 सेंटीमीटर क्यूब,
ये भी एक टाइप की कंडक्टेंस है जब वॉल्यूम कितना हो v सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है कापा, और अगर उसको v से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो जो कंडक्टेंस है लैम्डा इक्विवेलेंट। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो होता है वो होती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कापा एंड v, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, v सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं इसको। अब देखिए ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट की बात होती है तो किसकी बात होती है? नॉर्मेलिटी की। मोल की बात होती है तो मोलैरिटी की। तो इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी देखते हैं। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute to the volume of solution, किसमें? लीटर में। तो नॉर्मेलिटी क्या बन जाएगा? अब ध्यान दीजिए, जब मैंने डेफिनेशन लिखी थी मैंने क्या कहा था? कितने ग्राम इक्विवेलेंट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 बाय वॉल्यूम v जब लीटर के अंदर। अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड वाला चला जाएगा ऊपर, तो v आ जाएगा यहां से 1000 बाय n। ये हम पुट कर देते हैं यहां पे। तो फॉर्मूला क्या बना? कापा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय n। ये फॉर्मूला बन गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। ये मैं आपको पहले मोलर कंडक्टेंस करवा लूं, फिर बताऊंगा 1000 कब लगाना है और कब नहीं लगाना और कब डिवाइड में लगाना है। 3 केस बनते हैं, बताता हूं अभी आपको। पहले हम मोलर कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं। तो ये थी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब सेम हमारा 6th जो टर्म बनती है वो है मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बाद बनती है मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा m से। डेफिनेशन लिखूंगा नहीं मैं यहां। इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हैविंग 1 मोल, जिसका या सीधा लिख लेते हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर and area of cross section is so large that whole of the solution is contained in it. The volume of the solution must be v centimeter cube। हाँ जी, सेम है बिल्कुल। जैसे हमने क्या किया था 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कप्पा और v से मल्टीप्लाई करके लैम्डा इक्विवेलेंट ले लिया, वैसे ही लैम्डा m हो जाएगा कप्पा इंटू v। अब हम बात करेंगे किसकी? मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। तो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स कितने लेने हैं? 1। वॉल्यूम v अगर मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड वो चला जाएगा ऊपर। वॉल्यूम बना 1000 बाय m। इट मीन्स लैम्डा m कितना बन जाएगा? कापा इंटू 1000 अपॉन m। ये फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा m को देखते हैं यूनिट्स लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा m की। लैम्डा इक्विवेलेंट था कापा इंटू 1000 अपॉन m। देखिए कापा के जो यूनिट्स थे वो थे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये 1000 वॉल्यूम के लिए था ना, तो क्या आ जाएगा इसके लिए मैं लिखता, या नॉर्मेलिटी के यूनिट्स देखो। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 बाय इसके क्या होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें लिया? सेंटीमीटर क्यूब में, तो वो चला जाएगा ऊपर। ये हो जाएगा साइमन, ऊपर जाके प्लस का 3 इधर -1, ये बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम इक्विवेलेंट सारा का सारा ऊपर जा रहा है तो पर में -1 आ जाएगा। ये यूनिट्स बने। सिंपली हम इसको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
पर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ग्राम लिखने की नीड नहीं होती। ऐसा यूनिट ले रहे हो तो साइमन मीटर स्क्वायर है, पर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। फर्क क्या था इन दोनों में, उसमें मोल है इसमें इक्विवेलेंट है, तो इसके यूनिट्स क्या बने, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये बन जाएंगे यूनिट्स। तो लास्ट में देखिए स्पेशल केस, कब 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, कब लगाना ही है 1000 और कब डिवाइड करना। सीधा देखते हैं हम, लैम्डा इक्विवेलेंट, इसके यूनिट्स साइमन सेंटीमीटर -2 पर इक्विवेलेंट। कब बचेंगे, जब कापा के जो यूनिट्स हैं वो होंगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी के यूनिट्स जो होंगे वो होंगे ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर। अब इनको सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा। दूसरा, लैम्डा इक्विवेलेंट साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट कब आएंगे, कापा जब ये साइमन पर मीटर में है तब 1000 लगाना ही नहीं है, डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी के ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, तब ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, तब 1000 लगाना ही नहीं है। थर्ड, जब हमें साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट ही चाहिए, लेकिन हमें जो कापा दे रखा है वो दे रखा हो साइमन पर मीटर के अंदर, और जो नॉर्मेलिटी है वो दे रखी हो हमें ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में, सॉरी पर लीटर में। अब ये प्रॉब्लम है, लीटर से मीटर कैसे कैंसिल करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, वॉल्यूम की कुछ इंटर कन्वर्जन कि एक वाटर टैंक का अगर मैं एग्जांपल लें जो 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेड्थ है, 1 मीटर हाइट है, तो उसका वॉल्यूम बना 1 मीटर क्यूब, उसके अंदर पानी आता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर के अंदर 10⁻³ मीटर क्यूब हुआ। तो अब लीटर कहां पे है, इनवर्स में, मतलब लीटर को मैं ऊपर लेके जाऊं तो प्लस क्या है, तो उसकी जगह 10⁻³ रखूंगा तो ऊपर से वो वापस नीचे आएगा, तो क्या बनेगा प्लस। तो 1000 यहां बन जाएगा। यहां मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे लीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा लीटर पर मीटर क्यूब, ये बनेगा। लीटर से लीटर कैंसल, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा, प्लस का 3 स्क्वायर बचेगा, पर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ग्राम को लिखने की नीड नहीं है। ये याद रखना, अगर आपको कापा के यूनिट्स ये दे रखे हैं और इसके ये हैं तो 1000 मल्टीप्लाई होगा। अगर कापा एसआई यूनिट में, ये भी एसआई यूनिट में, तो लगाना ही नहीं है। और अगर कापा तो एसआई यूनिट में लेकिन यहां लीटर दे रखा है तो फिर 1000 डिवाइड में लगाना है। सेम केस आपको किसके साथ करना है, लैम्डा एम के साथ, सेम डिटो, कोई चेंज नहीं करना। यही तीनों केस किसके लिए आ जाएंगे, लैम्डा एम के लिए। तो आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करना, कल आप इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।